Yes, ma'am. तो स्टार्टिंग में क्या था, इंट्रोडक्शन। एंगुलर फ्रेमवर्क में क्या था, इट इज बिल्डिंग क्लाइंट एप्लीकेशन इन HTML CSS एंड after the TypeScript is again converted to JavaScript when we are building our project। मतलब जब हम बिल्ड बनाते हैं प्रोजेक्ट का, तब वो क्या होता है, जो टाइपस्क्रिप्ट कोड होता है वो जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, फिर एंगुलर में क्या होता है, SPA फॉलो होता है। SPA मतलब सिंगल पेज एप्लीकेशन। इसमें क्या होता है, जो HTML होता है ना, बार बार हमें ब्राउजर को रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। There will be a common header and footer. After the common header footer, in between the header footer, the other UIs will loaded according to on demand। On demand means that मतलब कि हम जो राउटिंग करेंगे उस राउटिंग के ऊपर हेडर और फूटर के अंदर जो कॉमन जो हेडर और फूटर के अंदर की जो HTML होगी वो राउटिंग के बेसिस पे आएगी। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब क्या हो गया, सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब ये है कि ब्राउजर बार बार रिफ्रेश नहीं होगा, हेडर और फुटर हमारा कॉमन रहेगा, और हेडर फुटर के अंदर की जो मतलब बीच में जो HTML चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द मेन्यू, दैट विल डिपेंड अपॉन योर राउटिंग पार्ट। राउटिंग में क्या होता है कि जो पाथ देते हैं हम, पाथ में हम उसमें कंपोनेंट डिक्लेयर करते हैं कि ये कंपोनेंट इस पाथ के लिए एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा SPA, सिंगल पेज एप्लीकेशन। फिर उसके बाद क्या है, डायरेक्टिव्स है, जो मतलब क्या करते हैं डायरेक्टिव, सो एनहांस होता है हमारा HTML पार्ट। और क्या इसमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन है, डाटा बाइंडिंग है, डायरेक्टिव्स हो गए। फिर हमारा क्या आगे क्या MVC आर्किटेक्चर फॉलो करता है एंगुलर। तो how it is follow the MVC architecture? First, MVC architecture means there will be a model, there will be a controller, and there will be a view. The view, what is the view? View is the like HTML. What is the HTML or in user interface? What is showing? That will be the view. And कंट्रोलर में किसे बोलेंगे, जहाँ पे हम अपना लॉजिक लिखते हैं। लॉजिक मतलब जो TS फाइल है वहाँ पे हम हमारा जो लॉजिक लिखते हैं वो हो गया कंट्रोलर। और जो मॉडल है, मॉडल क्या चीज है, जो व्यू और कंट्रोलर के बीच में उन दोनों के बीच में जो डाटा को ट्रांसफर करता है वो हो गया हमारा मॉडल। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन के लिए तो हो गया था हमारा विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करना है, नोड इंस्टॉल करना है, नोड से इंस्टॉल जैसे हो गया बूटस्ट्रैप है, जावास्क्रिप्ट का jQuery की जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है, तो उसको हम इंस्टॉल करने के लिए क्या करेंगे, npm इंस्टॉल jQuery। तो इससे क्या होता है ना कि नोड से हमें हेल्प मिलता है कि नोड पैकेज मैनेजर से हम जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर सकें। तो ये हो गया। अब हो गया एंगुलर CLI। एंगुलर CLI क्या है, एंगुलर CLI जो CLI का मतलब है कमांड लैंग्वेज इंटरफेस। अगर हम एंगुलर CLI इंस्टॉल इसलिए करते हैं कि हमें जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट का एक स्ट्रक्चर मिल जाए। अब मतलब जब हम npm इंस्टॉल करते हैं कि ngineo करते हैं तो हमें प्रोजेक्ट ऑलरेडी अपने आप क्रिएट होके आ जाता है। ये किस लिए होता है,
जब हम एंगुलर CLI इंस्टॉल किए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्ट की जो स्ट्रक्चर है वो मैन्युअली हमें करना नहीं पड़ता, वो अपने आप बन जाता है। इसके वजह से हम एंगुलर CLI इंस्टॉल करते हैं। फिर ये तुम्हें पता ही है कि क्या इंस्टॉल करना। जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो हम कमांड में डालेंगे ng-new द प्रोजेक्ट का एक नाम देंगे प्रोजेक्ट का, ठीक है। अब जब अगर एक नाम दिया है प्रोजेक्ट का, अगर मान लो कि माई ऐप करके एक नाम दिया है प्रोजेक्ट का, तो तुम्हारा जो फोल्डर बनेगा उस फोल्डर का नाम क्या होगा, माई ऐप। और उसके अंदर क्या क्या रहेंगे, उसके अंदर रहेंगे एक E2E फोल्डर, जो वो टेस्टिंग पर्पज के लिए यूज होता है, यूनिट टेस्टिंग के लिए। वो तो अभी वो चाहिए नहीं कुछ। फिर आएगा हमारा नोड मॉड्यूल्स। नोड मॉड्यूल्स में क्या होता है, जो भी हम डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करते हैं, जो भी हम जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं थ्रू नॉगेट पैकेज मैनेजर, तो वो कहाँ पे रहता है, वो नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स के अंदर रहता है, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या है, एक SRC फोल्डर होता है, उसके अंदर ऐप का फोल्डर होता है। ऐप के फोल्डर के अंदर जो भी हमारे जो कंपोनेंट्स बनेगी, जितने भी मॉड्यूल्स बनेंगे, जो भी डायरेक्टिव्स बनाएंगे, जो भी पाइप्स, जो भी हम करेंगे, मतलब जो भी हम फोल्डर्स क्रिएट करेंगे या फिर कोई भी हम फाइल क्रिएट करेंगे हमारी कोड लिखने के लिए, वो सारा चीज होगा ऐप फोल्डर के अंदर। SRC के अंदर ऐप, उस फोल्डर के अंदर सारा कुछ होगा। अब प्रोजेक्ट तो ng-new करके हमने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। अब इसको क्या करना है, ब्राउजर पे सर्व करना है। ब्राउजर पे सर्व करने के लिए कमांड क्या है, ng-serve-o। -o का मतलब ये है कि ये तुम जब ng-serve करोगे, ये एक पोर्ट असाइन करेगा लोकल होस्ट को 4200 करके, जो इसका बाय डिफॉल्ट है, और ये ब्राउजर पे अपने आप ओपन हो जाएगा। अगर -o हम नहीं लिखेंगे तो ये सिर्फ एक पोर्ट असाइन करेगा, जिसको हम खुद ब्राउजर पे ओपन करेंगे, ठीक है। फिर हम ओपन करने के बाद हमारी जो डिफॉल्ट पेज होगी वो कुछ इस तरह का होगा। अब ठीक है, अब आते हैं हम प्रोजेक्ट का फ्लो मतलब कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे एंड होता है। हमारी एक यूजर इंटरफेस में मैंने क्या किया, HTTP रिक्वेस्ट किया। HTTP रिक्वेस्ट मतलब मैंने ब्राउजर पे लोकल होस्ट 4200 डाला, उसके बाद मैंने सर्च पे क्लिक किया, तो क्या हुआ, पहले कहाँ पे आएगा, index.html पे आएगा। index.html पे उसको क्या मिलेगा, ऐप रूट मिलेगा। index.html पे आएगा, index.html पे आने के बाद उसको मिलेगा ऐप रूट। ऐप रूट में क्या होता है, जो हमारी पहली कंपोनेंट है, जो पहली कंपोनेंट लोड होने वाली है, उसका जो सिलेक्टर है, उस सिलेक्टर का नाम होता है ऐप रूट। ये हम ऐप रूट को कुछ अलग नाम भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि ऐप रूट ही लिखना है, ये उसी सिलेक्टर का नाम है जो ऐप कंपोनेंट.ts फाइल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये है index.html पे आया। index.html से उसको मिला क्या, ऐप रूट से वो कहाँ पे गया, ऐप कंपोनेंट.ts फाइल में। उस ts फाइल में क्या लिखा है, सिलेक्टर का नाम लिखा होगा और एक टेम्पलेट URL लिखा है। टेम्पलेट URL में क्या है, ऐप कंपोनेंट.html, और जो सिलेक्टर का नाम है वो ऐप रूट है। तो ये क्या हुआ, एक नोड किए होंगे ऐप मॉड्यूल.ts फाइल में, एक बूटस्ट्रैप करके है, मतलब एक डिक्लेरेशन से, एक इंपोर्ट से, एक प्रोवाइडर से है, एक बूटस्ट्रैप है। वो बूटस्ट्रैप के अंदर ऐप कंपोनेंट.ts फाइल में जो क्लास है, जो क्लास एक्सपोर्ट हुआ है, उस क्लास का नाम उसके अंदर बूटस्ट्रैप किया गया है। क्यों ये इंडेक्स से मॉड्यूल पे जाता है, ऐप मॉड्यूल.ts फाइल पे जाते हैं, वहां पे वो बूटस्ट्रैप होता है। बूटस्ट्रैप मतलब जो लुक एंड फील देना है प्रोजेक्ट को, वो चीज वहां पे होता है। मतलब क्या मतलब ऐप रूट से मैं आगे कौन से कंपोनेंट पे जाऊंगी, मतलब कौन से कंपोनेंट पे कौन सा कंपोनेंट लोड होगा, वो चीज उस बूटस्ट्रैप से पता लगता है कि हाँ, ये वाली कंपोनेंट
इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के बाद ये कंपोनेंट लोड होगा। तो तुम्हारा जो क्लास का नाम है वो ऐप कंपोनेंट होगा टीएस फाइल में। ठीक है, फिर अब ये लोड हो गया ऐप कंपोनेंट एंड ऐप कंपोनेंट एचटीएमएल। अब ऐप कंपोनेंट एचटीएमएल में एक होगा राउटर आउटलेट जो कंपलसरी है। अगर हम कंपलसरी राउटर आउटलेट लिखेंगे नहीं, हमारी आगे जो हम कंपोनेंट बनाएंगे, जो भी एचटीएमएल बना कंपोनेंट बनाएंगे, वो उसका कोई फायदा नहीं है अगर राउटर आउटलेट नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऐड कंपोनेंट से स्टार्ट हुआ स्टेप और उसके नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए, मतलब नेक्स्ट कंपोनेंट लोड करवाने के लिए हमें राउटर आउटलेट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया राउटर आउटलेट। अब ये राउटर आउटलेट की मदद से क्या होगा, ये जो तीन यहाँ पे सब कंपोनेंट्स बने हुए, एक यहाँ पे सब कंपोनेंट्स बने हुए, लॉगिन कंपोनेंट, वेलकम कंपोनेंट, मार्कशीट कंपोनेंट, ये तीनों राउटिंग के बेसिस पे, कहाँ पे मैं राउटिंग कर रही हूँ उसके बेसिस पे वो, मतलब अगर मैंने लॉगिन किया, अगर मैंने लॉगिन कंपोनेंट की राउट को पाथ को दिया हुआ है तो ये यहाँ पे लॉगिन कंपोनेंट आएगा। अगर मैंने वेलकम कंपोनेंट की पाथ को दिया हुआ है, मतलब मुझे जो चीज जिस जगह पे चाहिए तो उस हिसाब से ये सारे कंपोनेंट्स लोड होंगे। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होगा, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल होगा। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे एचटीएमएल से कहाँ पे आएगा, ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल में। ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल से वो कहाँ पे जाएगा, ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में, क्योंकि वहाँ पे ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल में हमने मेंशन किए होंगे टेम्पलेट यूआरएल क्या है। टेम्पलेट यूआरएल जो भी होगा ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल, उसके अंदर उसको मिलेगा क्या, राउटर आउटलेट। और इसी राउटर आउटलेट की मदद से क्या होगा, कौन सा कंपोनेंट उसके बाद कौन से रूट पे कौन से कंपोनेंट को लोड करवाना है, ये हमें पता लगेगा। उसके बाद आ गया क्या, मेन मॉड्यूल, जो हमारा ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल है, जहाँ पे हम सारी चीजें कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मतलब डिपेंडेंसीज हो गए, लाइब्रेरीज हो गए, जो हम इंस्टॉल करते हैं उसको वहां पे पहले कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िगर मतलब उसको इंपोर्ट करते हैं उसकी मॉड्यूल को, फिर जाके हम उसका जो क्लासेस होता है, मतलब कोई भी एक लाइब्रेरी आपने इंस्टॉल किया है बूटस्ट्रैप की, फिर मतलब बूटस्ट्रैप नहीं, जावास्क्रिप्ट की कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल किया है तो उसको यूज करने के लिए पहले हम कॉन्फ़िगर करेंगे ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल में, उसके बाद हम उसे आगे यूज करेंगे, मतलब प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। फिर आगे हमारा राउटिंग मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल। राउटिंग मॉड्यूल में क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ राउट्स वहाँ पे रहता है। उसमें क्या है, वो राउट्स जो है, कलेक्शन ऑफ राउट्स, उसके अंदर एक यूआरएल होता है और वो यूआरएल किस कंपोनेंट का है, मतलब कौन सा कंपोनेंट वो पाथ में उस पाथ में कौन सा कंपोनेंट एग्जीक्यूट करेगा, वो राउटिंग मॉड्यूल पे डिजाइन होता है। फिर हाँ, यहाँ पे वो लिखा है कि ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल कंटेन्स कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एप्लीकेशन। ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट टीएस कंटेन्स यूआरएल मैपिंग ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स आर एक्सेस्ड बाय देयर मैप्ड यूआरएल। हम कंपोनेंट को एक्सेस कैसे करेंगे, उसके रिलेटेड जो पाथ हमने दिए हुए हैं उस पाथ से ही उस कंपोनेंट को एक्सेस करेंगे। Then app component ts file contains definitions of root component. रूट कंपोनेंट जो हमारा रूट कंपोनेंट कौन सा है, वो कैसे पता लगता है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जो सिलेक्टर लगा हुआ वो सिलेक्टर होगा रूट कंपोनेंट। फाइल इंडेक्स डॉट एचटीएमएल इज फर्स्ट पेज ऑफ एप्लीकेशन, इट बूटस्ट्रैप्स द रूट कंपोनेंट। अभी मैंने बताया था बूटस्ट्रैप रूट कंपोनेंट, मतलब रूट कंपोनेंट की जो ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल में जो क्लास है, ऐप कंपोनेंट करके जो क्लास का नाम है वो पहले बूटस्ट्रैप होता है, उसके बाद वो एग्जीक्यूट होता है। इट बूटस्ट्रैप्स रूट कंपोनेंट फॉर न्यू यूआई स्क्रीन्स, न्यू कंपोनेंट्स आर क्रिएटेड कॉल्ड सब कंपोनेंट्स। जब अगर हमें कोई न्यू, मतलब जैसे पहली बार ऐप कंपोनेंट एचटीएमएल लोड हो गया, उसके बाद हमें कोई और स्क्रीन दिखाना है, मतलब और कुछ दिखाना है, तो उसके लिए हम कुछ नया कंपोनेंट क्रिएट करते हैं और वो दूसरे कंपोनेंट में, ऐप कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जाने के लिए हम यूज करते हैं राउटर आउटलेट। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो हमारा सिंगल पेज एप्लीकेशन है वो चीज यहाँ पे है। योर एप्लीकेशन विल हैव 3 कंपोनेंट्स,
फर्स्ट एक कंपोनेंट का नाम हो गया हेडर, सेकंड हो गया होम, दूसरा तीसरा हो गया फूटर। तो हेडर और फूटर यहाँ पे क्या होगा, हेडर और फूटर यहाँ पे कॉमन हो गया कि हम जब मैं रिफ्रेश, मैंने एक बार ब्राउजिंग पे ब्राउज किया तो मेरा हेडर और फूटर आ गए कॉमन, ठीक है। अब मुझे जो होम है, होम में अगर मेरा स्लाइडर आ रहा है, मान लो वेबसाइट में फर्स्ट पेज में ज्यादातर स्लाइडर ही आते हैं, उसके बाद है हमारा अबाउट अस। अच्छा, अबाउट अस में जाने के लिए तो मुझे क्या करना है, अबाउट अस में तो जा दूंगी पर मेरा हेडर और फूटर कॉमन रहेगा सभी के लिए। तो क्या होगा, ये जो होम वाला सेक्शन है यहाँ पे मैं लगाऊंगी क्या, राउटर आउटलेट। इसके मदद से क्या होगा, ये दोनों कॉमन रहेंगे। बाकी यहाँ पे ये जो होम का सेक्शन है यहाँ पे चेंज होता रहेगा, पहली बार होम आएगा, जब मैं अबाउट अस पे क्लिक करूंगी तो अबाउट अस वाला स्क्रीन आएगा, जब मैं किसी कैरियर पे क्लिक करूंगी तो कैरियर वाला स्क्रीन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट बना दिया, हेडर, होम, फूटर। फिर मैंने ये जैसे यहाँ पे देखा कि जब लोकल होस्ट पे ब्राउज किया तो मुझे क्या मिला, हेडर वर्क्स, होम वर्क्स, फूटर वर्क्स। हेडर ऊपर है, फूटर नीचे है, होम इन दोनों के बीच में है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट जो है ये तो सिंपल सा प्रोजेक्ट बन गया। अब उसका जो लुक है उसको अगर ज्यादा एनहांस करना है तो हम क्या करेंगे, हमारा बूटस्ट्रैप यूज करेंगे, jQuery यूज करेंगे, क्योंकि बूटस्ट्रैप की जो सीएसएस होते हैं वो प्री डिफाइंड सीएसएस होते हैं, क्लासेस होते हैं, जिससे हमें मतलब ज्यादा हमें कुछ लिखने का नहीं पड़ता, जस्ट क्लास का नाम हम ऐड कर लेते हैं तो उस हिसाब से अपना सीएसएस आ जाता है। तो बूटस्ट्रैप में कुछ कुछ चीजें होते हैं जिसका jQuery जेएस यूज होता है, जैसे हो गया कुछ भी लाइक नैवबार हो गए, इसके रिलेटेड भी जेएस होते हैं कि मैंने नैवबार के फर्स्ट मेनू पे क्लिक किया तो ड्रॉप डाउन शो किया कि ड्रॉप डाउन शो नहीं किया, ये बहुत सारे जेएस होते हैं बूटस्ट्रैप के। तो उसके लिए क्या होता है, jQuery इंस्टॉल करना पड़ता है। जब तक हम jQuery इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक जो बूटस्ट्रैप की जेएस फाइल है, मतलब बूटस्ट्रैप की 2 फाइल होंगे, एक सीएसएस फाइल होगी, एक जेएस फाइल होगी। उस जेएस फाइल के अंदर के जो मतलब लिखा होता है, जो भी कोड लिखा होता है वो हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिना jQuery इंस्टॉल के हमें बूटस्ट्रैप की जेएस यूज नहीं कर सकते, प्री डिफाइंड जावास्क्रिप्ट जो होती है बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट का। तो इसलिए क्या करना है, इंस्टॉल करना है jQuery बूटस्ट्रैप फॉर प्रोजेक्ट की लुक एंड फील देने के लिए। तो फिर हम क्या करेंगे, नॉगेट पैकेज मैनेजर इंस्टॉल, नॉगेट पैकेज मैनेजर यूज करेंगे और उसको यूज करके हम इंस्टॉल करेंगे jQuery। फर्स्ट jQuery इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे बूटस्ट्रैप, देन उसके बाद क्या इंस्टॉल करेंगे, popper.js। ये दोनों popper.js जो है वो बूटस्ट्रैप के रिलेटेड है। कुछ बूटस्ट्रैप की कुछ प्री डिफाइंड चीजें होती हैं जो बिना popper.js के चलते नहीं है, ठीक है। अब जब हम ये 3 चीजें इंस्टॉल करेंगे उससे क्या होगा, नोड मॉड्यूल के अंदर हमारी जो इनकी डिपेंडेंसीज हैं वो हमारी नोड मॉड्यूल्स के अंदर आ जाएगी। तो उसके बाद हमें क्या करना है, हाँ हमें उसके बाद क्या करना है, ये जो नोड बूटस्ट्रैप और jQuery है इनकी जो फाइल्स हैं, मतलब बूटस्ट्रैप की सीएसएस और जेएस फाइल जो है और jQuery वाला फाइल जो है, इसको हमें हमारी नोड मॉड्यूल में तो इंस्टॉल हो गया, ऐड हो गया, पर इसको इंक्लूड कराना है प्रोजेक्ट में। जैसे मुझे बूटस्ट्रैप और jQuery मुझे ग्लोबली ही चाहिए प्रोजेक्ट में, पूरे प्रोजेक्ट में चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको angular.json फाइल में ऐड करेंगे। angular.json फाइल में हमें वो जो jQuery का इंस्टॉल करेंगे तो बूटस्ट्रैप का इंस्टॉल करेंगे, मैम उसका फाइल का लोकेशन थोड़ा बता सकते हैं कि कहाँ पे एग्जैक्टली वो लोकेटेड होता है आफ्टर नोड मॉड्यूल्स के अंदर। ये देखो ना, ये जो पाथ दे रहे हैं ना angular.json फाइल में, हाँ ये नोड मॉड्यूल के अंदर बूटस्ट्रैप एक फाइल क्रिएट होगा, उसके अंदर ही होगा ना। हाँ जी, ओके मैम। पाथ हम तो इसलिए दे रहे हैं कि सेम पाथ देंगे ना, कि जहाँ पे इंस्टॉल हुआ वही वाला पाथ देंगे हम। जी मैम, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो angular.json फाइल में हमने क्या किया, jQuery और बूटस्ट्रैप की जो इंस्टॉल किए थे उसका पाथ हमने angular.json फाइल में
बिल्ड के अंदर दिया है। बिल्ड के अंदर स्टाइल्स पार्ट में style.css वाला फाइल और स्क्रिप्ट्स पार्ट में .js वाली फाइल। ठीक है, फिर ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट सेटअप। हमें कैसे कैसे हमारा तो मैन्युअली प्रोजेक्ट सेटअप करना है कि होम हेडर और फूटर को कॉमन करना है, बाकी उसके अंदर की जो जैसे होम के बदले में होम आ जाएगा, अबाउट अस के बदले में अबाउट अस का एचटीएमएल आ जाएगा। तो वो ये यहाँ तक हम पहुंच गए, हम प्रोजेक्ट कैसे सेटअप करेंगे। अब आते हैं मेन चीजें, तो हो गया डायरेक्टिव्स। डायरेक्टिव्स क्या है? मेरा डाटा भी नहीं है। डाटा बाइंडिंग तो ठीक है, स्लाइड डिलीट हो गया और स्लाइड मैं समझा देती हूँ। ठीक है, तो सकते हैं क्या है, डाटा बाइंडिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो जो डाटा बाइंडिंग है वो कितने तरह के हैं, कौन ये बताएगा मुझे? मैम मैम टू टाइप्स है, वन वे बाइंडिंग एंड टू वे बाइंडिंग। बाइंडिंग 2 टाइप्स का होता है, उसके अंदर आता है, इसके अंदर 3 टाइप्स आते हैं। वन वे बाइंडिंग, फिर वन वे डाटा बाइंडिंग के अंदर कितने आते हैं? जी 4 टाइप्स में, 4 टाइप्स में क्या क्या है? इंटरपोलेशन, एट्रीब्यूट बाइंडिंग, प्रॉपर्टी बाइंडिंग, हाँ इवेंट बाइंडिंग। तो ये हो गया वन वे बाइंडिंग, देन ये हो गया टू वे बाइंडिंग। ठीक है, अब ये क्या है, वन वे बाइंडिंग के अंदर क्या क्या होता है? एक हो गया हमारा स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, फिर उसके बाद हो गया प्रॉपर्टी बाइंडिंग, एट्रीब्यूट बाइंडिंग, प्रॉपर्टी बाइंडिंग, देन हो गया इवेंट बाइंडिंग। मैम क्लास बाइंडिंग और स्टाइल बाइंडिंग किसके अंदर आता है मैम, वन वे या टू वे? बाइंडिंग आएगा ना, हाँ वन वे में आएगा प्रॉपर्टी बाइंडिंग। तो टू वे बाइंडिंग क्या है, वो रिप्रेजेंट होता है ठीक है। तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या है, वो जहाँ पे हम जो वेरिएबल लिखेंगे उस वेरिएबल का जो भी वैल्यू होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये क्या है, हम कंपोनेंट हो गया हमारा टीएस फाइल, कंपोनेंट से व्यू पे अगर हम कुछ बाइंड कर रहे हैं तो ये हो गया स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। और जो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन होता है वो HTML के साथ लिखा जाता है। ठीक है, तो
स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में क्या हो गया, कंपोनेंट से हम व्यू हमारा हो गया जो HTML, जैसे कंपोनेंट हम किसको बोलेंगे, जो TS फाइल हो गया, मतलब एक वो फोल्डर बनता है ना, उसके अंदर में जो TS फाइल है वो हो गया हमारा कंपोनेंट, और जो HTML फाइल है वो हो गया हमारा व्यू। तो वहां से मतलब TS फाइल में मेंशन होता है ना कि ये इसका टेम्पलेट यूआरएल है, तो वहां से इसको मिल जाएगी ये मेरा टेम्पलेट यूआरएल है, तो यहाँ पे मैं कंपोनेंट के अंदर जो भी चीजें करूंगी तो उसका जो व्यू होगा वो टेम्पलेट यूआरएल पे डिपेंड करता है कौन सा होगा व्यू इसका। ठीक है, तो अब हो गया क्या, जब मैंने तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में क्या होता है, कंपोनेंट से व्यू को डाटा ट्रांसफर होता है, और ये HTML के साथ हम लिख सकते हैं, मतलब इसके साथ में, मतलब यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं मैं H1 टैग डायरेक्ट लिख सकती हूँ, इसे करके H1 टैग के अंदर मतलब लिख सकती हूँ मैं, मतलब सिंपल HTML के साथ हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन को लिख सकते हैं, मतलब मिक्सअप करके लिख सकते हैं। फिर आ गया प्रॉपर्टी बाइंडिंग। प्रॉपर्टी बाइंडिंग क्या होता है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग हो गया ये जैसे आपका हो गया वैल्यू हो गया, वैल्यू मतलब इनपुट के अंदर जो, मतलब इनपुट के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है वैल्यू करके, वैल्यू इक्वल टू वैल्यू, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है, हम ये वैल्यू को बाय प्रॉपर्टी बाइंडिंग हम क्या कर सकते हैं, TS जो कंपोनेंट से व्यू को डाटा ला सकते हैं। अब अगर मैं ऐसे लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या है, अब अगर इनपुट ये वाले इनपुट आप चेक करोगे तो उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर का जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर की जो टेक्स्ट होगा वो उसका वैल्यू जो होगा वो वैल्यू 1 होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे वैल्यू 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू कर रही हूँ तो क्या होगा कि मैंने अगर यहाँ पे वैल्यू का अगर प्रॉपर्टी बाइंडिंग पे रखा हुआ है तो ये एक वेरिएबल होगा, इस वैल्यू के अंदर जो भी कंपोनेंट में जो भी वैल्यू होगा ये वाली वैल्यू वहां से यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। मतलब ये है कि कंपोनेंट के अंदर ऐसा होगा वैल्यू इक्वल टू समथिंग एक्स वाई जेड, ठीक है। अब जो भी इनपुट आएगा ना, जब ये इनपुट दिखाई देगा तो उस टाइम पे इनपुट में क्या शो करेगा, इनपुट मतलब टेक्स्ट बॉक्स में एक्स वाई जेड शो करेगा जो मैंने ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉपर्टी बाइंडिंग की एक सिंपल एग्जांपल। तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग कहाँ पे यूज होता है, HTML टैग के अंदर ही हम यूज कर सकते हैं इसे, ये हम मिक्सअप नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पे कहीं प्रॉपर्टी बाइंडिंग के लिए कुछ भी नहीं लिख सकते, ठीक है ना। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन को हम कहीं भी लिख सकते हैं, तो फिर ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी बाइंडिंग। तो आगे इवेंट बाइंडिंग। इवेंट बाइंडिंग में क्या होता है, HTML से जो कोई भी इवेंट हिट होता है, मतलब ट्रिगर होता है, वो जाता है कहाँ पे TS फाइल मतलब कंपोनेंट में, मतलब व्यू से कोई इवेंट ट्रिगर होके जाता है कहाँ पे कंपोनेंट में, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे एक बटन हो गया ना, मैम क्लिक वाला इवेंट होता है उसको बोलते हैं जी, क्लिक वाला इवेंट पे हम लोग इवेंट बाइंडिंग यूज कर सकते हैं। बटन पे क्या इवेंट होते हैं, बटन पे क्लिक इवेंट हो सकते हैं, तो जब हम क्लिक इवेंट को हम एज इवेंट बाइंडिंग हम यूज करेंगे, यहाँ पे हम कुछ भी फंक्शन लिख सकते हैं, मान लो बटन क्लिक कर दिया हमने। अब ये जो फंक्शन है ये कहाँ पे हुआ होगा, ये कंपोनेंट के अंदर हुआ होगा। अब ये वाली जब मैं बटन पे क्लिक करूंगी तो बटन क्लिक वाला फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। अब आगे हम टू वे बाइंडिंग।
बाइंडिंग में क्या होता है कि यहाँ ये जो तीनों थे, इन तीनों में हमने क्या किए, इधर कंपोनेंट से लेके व्यू में किए, मतलब कंपोनेंट से जो टीएस फाइल में जो वैल्यू में वेरिएबल में जो वैल्यू था वो सिर्फ हमने एचटीएमएल में दिखाया। और जो बटन वाला है उस केस में इवेंट बाइंडिंग में क्या होता है कि व्यू से इवेंट हिट होता है और कंपोनेंट में आता है। ठीक है, अब ये तीनों हो गए वन वे बाइंडिंग। अब बचा क्या, टू वे बाइंडिंग। टू वे बाइंडिंग से क्या होगा, यहाँ पे व्यू सॉरी कंपोनेंट से डाटा व्यू को जाएगा एंड ऑल्सो व्यू टू कंपोनेंट भी हो सकता है। तो ये क्या है, हाई स्पीड है। कंपोनेंट से डाटा फ्लो व्यू तक हो सकता है और व्यू से कंपोनेंट तक डाटा फ्लो हो सकता है। जैसे मैंने ये जो इनपुट है, ये जो इनपुट है, इस इनपुट में जो वैल्यू है ये सिर्फ कंपोनेंट से व्यू तक आ रहा है। मतलब कंपोनेंट से व्यू पे आके मतलब दिख गया, एचटीएमएल में दिख गया यूजर इंटरफेस में। अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू ना यूज करके, अब अगर यहाँ पे मैं एनजी मॉडल यूज करूंगी, तो इस केस में क्या होगा, जो वैल्यू है पहली बार क्या होगा, जो वैल्यू है उसमें XYZ है। अब वो XYZ दिख गया टेक्स्ट बॉक्स में। अगर मैंने वहां पे उस टेक्स्ट बॉक्स में मैंने कुछ चेंज किया, ठीक है, मैंने कुछ चेंज किया, तो ये फिर से वैल्यू में चेंज हो जाएगा, ये वाले वेरिएबल में चेंज हो जाएगा। अगर मैंने सिर्फ वैल्यू पे लिखा होता ना तो ये चेंज नहीं होता, ये सिर्फ एनजी मॉडल के केस में चेंज होगा। मतलब कि कंपोनेंट से व्यू तक आ रहा था अगर मैंने सिर्फ वैल्यू लगाया था, मतलब प्रॉपर्टी बाइंडिंग से। अगर मैंने एनजी मॉडल लगाया तो ये कंपोनेंट से व्यू तक आएगा और व्यू से कंपोनेंट तक भी आएगा। मतलब व्यू में जो चेंज हुआ वो यहाँ पे इस वाले वेरिएबल में बाइंड हो जाएगा। और मैंने कुछ कंपोनेंट में अगर यहाँ पे भी चेंज किया तो ये यहाँ पे भी बाइंड हो जाएगा। मतलब अफेक्ट करेगा उस वेरिएबल के ऊपर जो वेरिएबल मैंने एनजी मॉडल को असाइन किया हुआ है। और अगर वैल्यू पे असाइन किया होगा तो ये सिर्फ अफेक्ट करेगा जब मैं कंपोनेंट में चेंज करूंगी। जब मैं व्यू में चेंज करूंगी उस टाइम पे ये अफेक्ट नहीं करेगा वेरिएबल। ठीक है, ये हो गया हमारा डाटा बाइंडिंग। अब आते हैं डायरेक्टिव्स में। ये डिलीट हो गया शायद, तुम लोगों के पास जो पीपीटी उसमें है या उसमें भी डिलीट हो गया? नहीं है, उसमें नहीं है मैम, इसलिए थोड़ा वो चैट बॉक्स में दे दीजिए ना मैम, जो नोट्स लिखे हैं उस चैट बॉक्स में थोड़ा डाल दीजिए मैम। वो हम लोग के पास इसलिए लिखे हैं नोटपैड में ना, ओके मैम, ठीक है मैम, ठीक है। 2 मिनट ना, एक कॉल आ रहा है, बात करते हैं। जी मैम।
हेलो, Yes, ma'am. या सो डिरेक्टिव, डिरेक्टिव में क्या है, मैं अपडेट करके भेज दूंगी, ठीक है। आज अगर नहीं हुआ तो कल सुबह तक भेज दूंगी, मतलब कल तक तो भेज दूंगी, ठीक है। जी चलो, डिरेक्टिव में डिरेक्टिव क्या होता है, इसमें जो डॉम होता है, डॉम मतलब जो हमारे HTML पेज होता है, उसका क्या होता है, स्ट्रक्चर डिजाइन होता है। तो इसमें प्री डिफाइंड डायरेक्टिव्स भी है और हम अपने हिसाब से डायरेक्टिव बना भी सकते हैं। तो डायरेक्टिव कितने टाइप के हो गए, 4 तरह के हो गए। एक हो गया हमारा स्ट्रक्चरल, एक हो गया कंपोनेंट्स डायरेक्टिव, देन हो गया स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव, एट्रीब्यूट डायरेक्टिव, एंड वो तो हम कस्टम डायरेक्टिव अगर बनाएंगे तो वो हो गया। नहीं तो 3 तरह के हैं, कंपोनेंट डायरेक्टिव, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव, एट्रीब्यूट डायरेक्टिव जो प्री डिफाइंड होते हैं, ठीक है। तो पहले आते हैं कंपोनेंट डायरेक्टिव। कंपोनेंट डायरेक्टिव वो जो डायरेक्टिव विद टेम्पलेट, जो हम टेम्पलेट मेंशन करते हैं ना वहां पे, कि एक मतलब जो टेम्पलेट यूआरएल मेंशन करते हैं ना, उसमें जो सिलेक्टर के साथ होता है वो उसको हम बोलते हैं कंपोनेंट डायरेक्टिव। फिर आते हैं स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव क्या होता है, ये इसमें क्या होता है ना, उसका डॉम जो है, उसका क्या होता है, इटरेट्स होता है या फिर कंडीशनली मैनिपुलेट होता है। इटरेट मतलब रिपीट होना, उस चीज को रिपीट होता है। और क्या होता है, मैनिपुलेट होता है मतलब कंडीशनली मैनिपुलेट होता है, दिखाना है कि नहीं, मतलब सॉरी रिमूव होना है कि किसी HTML होता है उसको हमें इस जगह पे रखना है कि कौन से केस से कंडीशनली वो दिखता है या फिर नहीं दिखता है, मतलब रहता है या फिर रिमूव हो जाता है। उसके लिए जो हमारा इटरेट है उसके लिए हम यूज करेंगे क्या, ng_for। और मेन चीज है स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स जो है वो स्टार से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ng_for जो है वो यूज होता है इटरेट के केस में। तो जैसे कि कहीं कुछ भी कोई टीआर हो गया, उस टीआर को आप 15 बार देखना चाहते हो, तो वो जो आरे होता है, उस लिस्ट एक आरे होता है, उस आरे के ऊपर वो डिपेंड करता है कि कितना रो वहां पे दिखेगा। मतलब एक ग्रिड है ना, तो ग्रिड में जो रो है उस रो कितना बार दिखेगा वो डिपेंड होता है उस आरे के ऊपर। आरे की जो लेंथ होगा उतना ही वो ग्रिड में रो दिखेगा। फिर आया हमारा ng_if जो है वो होता है कंडीशन के बेसिस पे कि ये वाली HTML को रखना है कि रिमूव करना है। यहाँ पे एग्जाम्पल है ng_for का, ये हो गया मेरा आरे हो गया एक लिस्ट आरे, मतलब आरे का नाम है लिस्ट। अब ये लिस्ट को मैंने टीआर पे चलाया, लेट ई ऑफ लिस्ट, ई बनाया मैंने ऑब्जेक्ट, लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाया, और लिस्ट के अंदर की जो एलिमेंट्स हैं उसको मैंने ई से एक्सेस किया, e.id, e.roll_number, e.name करके। अब ई का जो लेंथ है वो कितना है, 1 2 3। तो अब ये टीआर जो होगा वो कितना बार होगा, 3 बार होगा, ठीक है। अब आया ng_if क्या होता है, कंडीशन बेस्ड, मतलब अगर ट्रू रिटर्न किया तो वो वाली जहां पे ng_if का कंडीशन लगा होगा वो HTML वहां पे शो होगा। अगर वहां पे वो फॉल्स रिटर्न किया, सॉरी अगर ट्रू रिटर्न किया तो दिखेगा, अगर फॉल्स रिटर्न किया तो वो रिमूव हो जाएगा। तो वो कैसे होता है, अगर मैंने यहाँ पे p टैग में ng_if के अंदर एरर लिखा है तो इसका मतलब क्या है, ये एरर का जो वैल्यू है वो आइदर फॉल्स होगा या फिर ट्रू होगा। अगर ट्रू हुआ तो ये दिखेगा, अगर फॉल्स हुआ वो नहीं दिखेगा। देन यू कैन यूज एल्स विथ if डायरेक्टिव। अब इसमें ये वाले जो एग्जांपल है इसमें क्या होगा, ng_if लगा है, सक्सेस इक्वल टू ट्रू, देन ये ng टेम्पलेट के अंदर 2 टेम्पलेट ng टेम्पलेट रखा हुआ है, उसके अंदर क्या है suc करके एक वैल्यू लिया है, मतलब ये वाला जो टेम्पलेट है suc से एक्सेस होगा। तो सक्सेस इक्वल टू ट्रू, देन suc एल्स फेल, मतलब अगर ये सक्सेस ट्रू हुआ तो ये वाला सेक्शन दिखेगा ng टेम्पलेट, फर्स्ट वाला ng टेम्पलेट दिखेगा। अगर ये वाली ट्रू नहीं हुआ, सक्सेस इक्वल टू फॉल्स हुआ, देन फेल वाला टेम्पलेट दिखेगा, मतलब ये जो ng टेम्पलेट में फेल लिखा हुआ है ये वाला दिखेगा। अब ये हुआ
अब आते हैं एट्रीब्यूट डिरेक्टिव। एट्रीब्यूट डिरेक्टिव क्या होता है, जो हम एनजी मॉडल यूज करते हैं ना, वो एक एट्रीब्यूट डिरेक्टिव होगा। तो इससे हमारा क्या होता है ना, लुक अपीयरेंस, हम मतलब डिरेक्टिव से हम एचटीएमएल की जो लुक्स है उसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे तुम्हारी एनजी क्लास हो गया और एनजी स्टाइल हो गया, ये आते हैं एट्रीब्यूट डिरेक्टिव्स में। एनजी क्लास से क्या होता है कि हम कोई भी क्लास हम कंडीशन के बेसिस पे ऐड कर रहे हैं, तो उस क्लास के अंदर की जो सीएसएस होते हैं वो हिसाब से वो एचटीएमएल का प्रॉपर्टी चेंज होता है। अब जैसे एक हो गया हिडन होता है, हिडन डिटेक्टिव होता है। हिडन डिटेक्टिव से क्या होता है, हिडन डिटेक्टिव से क्या होता है ना, एचटीएमएल अगर शो होता है या फिर शो मतलब इज विजिबल और नॉट विजिबल, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कि डिटेक्टिव होता है, ऐसे करते हैं HIDDEN, हिडन इक्वल टू, ये अगर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। अगर ट्रू है तो विजिबल होगा, अगर ट्रू नहीं है तो विजिबल नहीं होगा। ये एचटीएमएल टैग के अंदर रहते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पे इनपुट होगा, इनपुट के अंदर मैंने अगर लिख दूंगी तो ये कोई वेरिएबल लिया है, तो ये वेरिएबल का वैल्यू जो होगा वो either ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। अगर फॉल्स है तो ये दिखेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे हिडन लिखा है। हिडन मतलब अगर ट्रू होगा तो ये हाइड होगा, अगर ट्रू नहीं रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा तो ये शो होगा। ठीक है, अब इसके बाद अब ये हो गया हमारा कस्टम डिटेक्टिव। फिर आ गया हमारा पाइप्स। पाइप्स तो पाइप क्या होता है, हम फॉर्मेटिंग करना है, कोई एचटीएमएल की कोई भी वेरिएबल जो होता है उसको अगर फॉर्मेटिंग करके दिखाना है तो उस केस में हम यूज करेंगे पाइप। तो पाइप्स कितने तरह के होते हैं, एक हो गया लोअर केस पाइप हो गया, अपर केस पाइप हो गया, फिर डेट पाइप हो गया, करेंसी पाइप हो गया, जेसन पाइप हो गया, परसेंट पाइप हो गया, डेसिमल पाइप हो गया और स्लाइस पाइप हो गया। लोअर केस पाइप में क्या होता है कि अगर हम कहीं पे लोअर केस, जैसे एग्जांपल लिए है कि जो नेम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के अंदर मैंने अपर केस और लोअर केस यूज हुआ है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो नेम है, नेम पे जो स्ट्रिंग होगा वो अपर केस में दिखेगा, मतलब कैपिटल लेटर में दिखेगा। अगर नेम अगर मैंने लोअर केस यूज किया है तो वो सारी लेटर उसके स्मॉल लेटर में दिखेगी। जो डेट पाइप में होता है, यहाँ पे एग्जांपल होगा ना, तो डेट पाइप में क्या है, डेट पाइप में अगर तुम्हें कोई फॉर्मेटिंग करना हो कि मुझे क्लाइंट डिमांड करता है कि मुझे DTMM YY में दिखाना है, पर तुम्हारे पास जो डाटा आता है वो MMDT YY में फॉर्मेट आता है, तो ये हम डेट फॉर्मेट ऐसे यूज कर सकते हैं पाइप लगा के कि मैं उसको कन्वर्ट कर सकती हूँ DTMM YY में दिखाने के लिए। फिर करेंसी होता है कि ये जो अमाउंट है मुझे करेंसी के साथ दिखाना है, तो अगर वो USD करेंसी होगा तो USD डॉलर दिखेगा, अगर वो कोई इंडियन रुपीज होगा तो रुपीज वाला सिंबल दिखेगा। तो इस केस में हम करेंसी पाइप यूज कर सकते हैं। फिर आ गया हमारा सर्विस। सर्विस जो है वो क्या होता है ना, पूरे प्रोजेक्ट के लिए, मतलब जैसे हम कोई एक लॉजिक लिखते हैं या फिर कुछ भी हम एक लॉजिक हमने सर्विस के अंदर लिखे हैं, तो उसको हम पूरे प्रोजेक्ट में ग्लोबली यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सर्विस जो होता है इंजेक्टेबल टाइप होता है, तो इंजेक्टेबल टाइप मतलब ये कहीं पे भी हम इसको यूज करके हम उसके अंदर की जो मेथड्स बने होंगे उसको हम कोई भी कंपोनेंट पे कॉल करके उसको यूज कर सकते हैं। फिर आया हमारा यहाँ पे एग्जांपल है ये यूजर सर्विस। ये तो हमारा सर्विस का नाम हो गया यूजर सर्विस। ठीक है, अब इसको इंजेक्ट किया कहाँ पे, लॉगिन कंपोनेंट के अंदर। लॉगिन कंपोनेंट पे इंजेक्ट करने के बाद उस मतलब यहाँ पे इंपोर्ट करना, इंजेक्ट करने के बाद क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर के अंदर
एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका ऑब्जेक्ट का नाम है सर्विस, और इसमें कौन सा क्लास है, यूजर सर्विस। यूजर सर्विस जो है, ये जो सर्विस मैंने क्रिएट किया था उसका क्लास का नाम है यूजर सर्विस। इस सर्विस का, यूजर सर्विस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना जिसका नाम है सर्विस। अब अगर यूजर सर्विस के अंदर कोई भी मेथड है, जैसे ऑथेंटिकेट मेथड है यूजर सर्विस के अंदर, मुझे एक्सेस करना है, तो मैं कैसे एक्सेस करूंगी, ये सर्विस जो है, सर्विस जो लिखा है दिस डॉट सर्विस डॉट ऑथेंटिकेट, ठीक है, ये फंक्शन को मैं लॉगिन कंपोनेंट के अंदर मैं ये सर्विस का फंक्शन मेथड को कॉल मतलब यूज करूंगी, कॉल करूंगी। अब ये हो गया हमारा HTTP क्लाइंट सर्विस। HTTP क्लाइंट सर्विस क्या होता है, जो URL होते हैं, API की URL होते हैं, उसको हम कॉल करने के लिए जिससे हमें डाटा मिलेगा, हम यूज करते हैं HTTP क्लाइंट सर्विस। इसमें क्या होता है, HTTP क्लाइंट की मॉड्यूल होता है जो हमें ऐप module.ts फाइल में पहले इंपोर्ट करना होता है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इसके जो HTTP मॉड्यूल है उसके अंदर सर्विस के अंदर 5 मेथड्स होते हैं, गेट होते हैं, पोस्ट होते हैं, डिलीट होते हैं, पुट होते हैं, पैच होते हैं। ज्यादातर हम गेट और पोस्ट यूज करेंगे। गेट मेथड होता है क्या, जब हम कुछ डाटा गेट कर रहे हैं। पोस्ट मेथड ज्यादातर हम सेव के टाइम यूज करते हैं। और जो गेट मेथड है उसमें क्या पास होता है, एक URL पास होता है जो API का URL हो जाता है, और एक होता है क्या, हमारे जो HTTP ऑप्शंस होते हैं। HTTP ऑप्शंस मतलब जो मैंने बताया था कंटेंट टाइप होता है उसके अंदर, या फिर कुछ अलग से अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें चाहिए होता है तो वो डिपेंड करता है कि क्या चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आगे हमारा पोस्ट। पोस्ट में क्या जाता है, URL जाता है जो API का URL हो गया, और कॉमा पे डाटा जाता है। डाटा जो होता है वो होता है जो तुम लोग डाटा सेव करना चाहते हो, वो डाटा एज ए JSON फॉर्मेट में वो डाटा जाएगा। फिर उसके बाद वो जो HTTP सर्विस है वो क्या होगा, वो एक ऑब्जर्वेबल है जो सब्सक्राइब होगा बाद में। मतलब एक URL जो होता है, जैसे हम ब्राउज करते हैं ना, तो हम अगर इंटरनली प्रोजेक्ट से करें, कोड से करेंगे, हम उसको बोलते हैं कि ये सब्सक्राइब होता है। अब जब सब्सक्राइब हुआ तो वो हमें क्या देगा, आइदर डाटा देगा या फिर एरर देगा, ठीक है। अब हम यहाँ तक बढ़े थे, यहाँ तक क्या, ये तो है, यही तो मतलब सारी कंसेप्ट हमने क्लियर कर दिया, जो जो चीजें हैं। राउटिंग हो गया, राउटिंग के अंदर कैसे हम करते हैं वो भी हमने बता दिया था। अब बाकी रह गया तुम लोगों का काम, तुम लोगों ने क्या क्या किया है मुझे बताओ। हेलो, तुम लोगों में से कौन सारा चीज कर दिया है बताओ। मैम सर्विस के पहले कितना था उतना तक कंप्लीट हुआ, सर्विस बस बाकी है मेरा। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, वो तो तुम लोग जब प्रोजेक्ट में काम करोगे ना वो तुम्हें पता लगेगा। मैं ये बोल रही हूँ कि जो डेटा सारा चीज पाइप हो गया। हाँ जी मैम मेरा सारा पाइप्स तक हो गया है बस। नहीं, वो तो ठीक है। मैं ये बोली थी कि जो मैंने बताया था करने के लिए वो किया कि नहीं किया है। मैम हाँ, रिमूव बटन का वो नहीं हुआ मैम, वही बस। क्या नहीं हुआ मैम, रिमूव बटन आपने बोला था ना कि फॉर्म जैसे रिमूव बटन का आप लोग लॉजिक वो कैसे रिमूव होगा, वो मैम नहीं। तो फिर तो मैंने बताया तो था कि वो इंडेक्स पर्टिकुलर इंडेक्स से रिमूव होगा। वो ठीक है, आज देखना मैं बता देती हूँ कैसे करना है, मैं वो करूंगी नहीं, ठीक है। वो क्या होगा, रिमूव फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। उसके अंदर पैरामीटर में क्या आएगा, उस आरे का इंडेक्स आएगा, ठीक है। अब तुम्हें ये देखना है कि आरे में से स्लाइस कैसे करना है। स्लाइस, ये वर्ड नोट करो, स्लाइस कैसे करना है। स्लाइस करेंगे उसको। हाँ, स्लाइस करना है। पर्टिकुलर इंडेक्स से कितना मतलब वो होता है ना, उसमें 2 पैरामीटर होते हैं स्लाइस में। एक होता है कि कौन सा इंडेक्स से स्लाइस करना है और कितना स्लाइस करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, वो सारे से वो रिमूव हो जाएगा। फिर जब तुम्हारा टेबल लोड होगा ना तो तुम्हें उतना दिखेगा उस रिमूव
के रिमूव के बाद। ओके मैम, मैं ट्राई करूंगा, नहीं होगा तो फिर आप बोलिएगा, हम डाउट होगा तो मैं आपको। और कौन कौन है, किसने किया हुआ है, किसने नहीं किया हुआ है? इप्सिता नंदिता। यस मैम। तुझे समझ आ गया? मैम थोड़ा करके दिखा दीजिए। हाँ, मैम थोड़ा इम्प्लीमेंट करके दिखा दीजिए। इम्प्लीमेंट तो उस दिन किए थे, अभी दूसरा ये इम्प्लीमेंट करके दूसरा लैपटॉप प्रोजेक्ट नहीं है, मैं दे दूंगी तुम्हें इम्प्लीमेंट करके दिखाना। मतलब मैम थोड़ा वो जो पीपीटी में था वो थोड़ा करके दिखा देती थोड़ा। ये तो तुम्हें पता है सारा कुछ ना। जी मैम। ठीक है, मैं बता दूंगी बाद में। ठीक है, मैं भेज दूंगी सारा चीज। अच्छा, कोई मटेरियल भेजा नहीं है ना? मुझे मेल आईडी तो भेजो। हाँ मैम, मैंने रिक्वेस्ट की थी, आपने एक्सेप्ट नहीं किया हैंगआउट में। आया नहीं है मुझे ये चैट में भेज दो मेल आईडी। मैंने हैंगआउट में किया था। कुछ नहीं आया है इनविटेशन। कहाँ है इनविटेशन? दिया था moduscenter@5.4 इसमें। नहीं है। चलो ठीक है, मैं भेज दूंगी पूजा से मिल। जी जी। मैसेज कर देना मेल आईडी व्हाट्सएप में। ठीक है, अब तुम्हारे लिए टास्क था कुछ इन लोगों ने जो किए हुए हैं। लिप्सिता अपना स्क्रीन शेयर करके, लिप्सिता अपना स्क्रीन शेयर करके दिखाना जो टास्क दिया था तुमने। मैम अभी किस कौन स्क्रीन शेयर कर सकता है जिसने कंप्लीट किया वो टास्क? उम्मा का अंतर किया था। हाँ